कैसे करना है, तो वो आप लोगों को बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो बताऊंगा जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं वेलकम करता हूं आप सबका कि आप इस मीटिंग में आए हैं। दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आप इससे जो मैं मीटिंग दूंगा इससे सीखें। सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट है ये नोट करें अपने नोट पैड पे। नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, लोग ये कहते हैं। ठीक है, लोग ये कहते हैं और डेली बेस पे कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हराम है, ये नोट करें। अब सबसे पहले हम ये चीज देखें कि हम मुसलमान हैं, ये हम पे फर्ज है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करें हम उसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये सही है या गलत है। ठीक है, एज अ मुस्लिम, क्योंकि हमने एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, हमने हमेशा यहाँ नहीं रहना। हमने हलाल कमाना है और बहुत ज्यादा कमाना है इंशाल्लाह। अब ये चीज देखें कि जब आपको बंदा कोई कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये हराम है, तब आप उस बंदे से ये क्वेश्चन करें कि ये क्यों है, क्योंकि उसने कहा, आपने उसको नहीं कहा। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो क्या कहते हैं, ये तो मैं भी आपको बताऊंगा ना वो क्वेश्चन क्या होता है। लेकिन जब आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि ये हराम है, तब आपने उनसे उल्टा क्वेश्चन करना। ठीक है, चले मान लिया आपने कहा हराम है, अब मुझे आप साबित भी करिए हराम कैसे है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये क्यों कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉरबिडन। नेटवर्क मार्केटिंग क्या हराम है? तो ये क्वेश्चन है, कंट्री सऊदी अरब है, क्वेश्चन आईडी नंबर है 7573। इनसे ये क्वेश्चन होता है, आई वांट टू आस्क, इज नेटवर्क मार्केटिंग इज अलाउड इन इस्लाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इस्लाम में जायज है या नाजायज है। ठीक है, ये सऊदी अरब का फतवा है। अब ये सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज नेदर बेस्ड ऑन पार्टनरशिप नॉर मुजरबा इन इन्वेस्टिंग बाय वन पार्टनर एंड वर्क बाय अदर, rather in consists of many invalid condition and it is similar to lottery and gambling। ये पहले भी हमारा सेशन हुआ था, उसमें मैंने ये बताया था कि अक्सर जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हमारे पाकिस्तान के उलमा और आउट ऑफ कंट्री के हैं वो यही कहते हैं कि इसके अंदर गैम्बलिंग है और लॉटरी है। तो आप लोग इसमें काम कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम के साथ कंपैरिजन खुद कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर कोई गैम्बलिंग है, क्या आपने कभी गेम खेल के पैसा कमाया, क्या इसके अंदर कोई जुआ है, क्या लॉटरी है, कभी आपने इसमें लॉटरी टिकट ली हो और आपने सुना हो कि उसामा लकी जो है वो उसने टिकट ली थी और 2 दिन बाद वो करोड़पति बन गया है। उसामा लकी को 1.5 साल होने वाला है, दिन रात काम कर रहा है, कोई लॉटरी नहीं है यहाँ पे। और रही बात यहाँ पे गैमलिंग वाली, को गेम नहीं हम यहाँ खेल रहे। अब बात इसमें आती है जो सूद की, ये सूद है। और दूसरी बात आती है इसमें जुआ। अब ना पाकिस्तानी जो फतवा है, मैं काफी फतवे हैं इस तरह, तो अक्सर लोग कहते हैं ना आप लोग, यार पाकिस्तानी का कौन से उलमा है, इनको पैसे देके फतवा लिखवा लो। अब मैंने इसलिए पहले सऊदी अरब का फतवा आप लोगों को सुनाया है। ठीक है, अब ये पाकिस्तानी का है। इसमें लिखा है क्या नेटवर्क मार्केटिंग इस्लाम में जायज है। अब जवाब सुने, नेटवर्क मार्केटिंग अगर इस्लामी असूलों के मुताबिक है, इसमें गैर शरई कोई काम नहीं, तो ये जायज है। अगर इसमें गैर शरई मिसाल के तौर पर सूद जुआ धोखा है तो ये नाजायज है। अब ये बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि अगर तो इसको धोखा है, इसके अंदर कुछ सूद है जुआ है तो ये हराम है। तो आप मुझे बताएं, बीइंग मुस्लिम, दुनिया में कोई भी कारोबार हो, किस तरह भी कारोबार हो, उसके अंदर अगर आप धोखा देते हैं, आपका किराना स्टोर है, आपकी बेकरी है, आप दूध बेच रहे हैं, पानी डाल के बेच रहे हैं, तो धोखा है ना, तो ये हराम है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर इसका प्लान आपको धोखा दे रहा है, अगर मेटाफोर्स का प्लान आपको धोखा दे रहा है, तो फिर पूरा सिस्टम ही बेकार है। सिस्टम आपके सामने है, ब्लॉकचेन पे चल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन है, सारा डिस्ट्रीब्यूट विद इन 1 सेकंड होता है, फुली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब प्लान के अंदर धोखा नहीं है। अब जो बंदा यहाँ पे खुद धोखा देगा वो जुर्मदार खुद होगा। अब वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी शोबा हो, उसके अंदर अगर आप किसी को धोखा देंगे ना, तो वो क्या होगा, हराम होगा। ये हुई धोखे की बात। अब आ जाती है सूद, सूद की, कि सूद क्या, बेसिकली सूद को समझे, सूद होता क्या है। सूद अरबी जुबान का लफज है जिसका मैनी है रबा, ज्यादा होना, पड़वान चढ़ना। ज्यादा होना मतलब किसका, ये रबा, ये अरबी जुबान का लफज है। और इसके जो इस्तिलाही माना है ना, वो ये है कि कुछ मुद्दत के लिए आप किसी को लोन देते हैं, इस शर्त पे देते हैं कि वापसी में आपसे ज्यादा लूंगा, और जो वो मुद्दत होती है उस मुद्दत के इवज आप उससे पैसे जो ज्यादा ले रहे होते हैं उसको बोलते हैं सूद। मुझे ये बताएं, मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं अपने मेटाफोर्स, अपने सिस्टम से कंपैरिजन करूं जिसके बारे में जानता हूँ। कल को कोई ऐसा सिस्टम आ जाए एमएलएम जिसके अंदर हराम की प्रोडक्ट हो और आपको कहो कि ये वो वीडियो उसामा की देख लो जाके, तो वो हराम होगा। क्योंकि पहले मैंने एक फतवा आपको पढ़ के सुनाया, अगर वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, हमारे मेटाफोर्स में कोई हराम की प्रोडक्ट नहीं है। अगर कल को कोई ऐसी कंपनी आ जाती है जिसके अंदर एमएलएम सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, और वो वहां मार्केटिंग आप हराम प्रोडक्ट कर रहे हो, तो वहां पे अगर ये फिट करोगे आप लेक्चर, तो लोग कहेंगे यार ये बंदा अजीब है।
हमारे सिस्टम में हराम वाली प्रोडक्ट नहीं है, अगर उसके अंदर हराम वाली प्रोडक्ट होगी वो हराम होगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये चीज आती है कि जो अपना सूद है, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका मानी है रिबा और इसका मानी है परवान चढ़ना, ज्यादा होना। और इस्लाही माना इसका ये है कि अगर किसी बंदे को आप पैसे दे दिए, इस शर्त पे दे दिया है कि बाद में आप मुझे ज्यादा दोगे, उस मुद्दत के वो पैसे लेता है, वो है सूद। तो सूद इस्लाम में नाजायज क्यों है? इस्लाम आपको इंसानियत सिखाता है सबसे पहले, क्योंकि इस्लाम में ये चीज है कि किसी इंसान को, कोई जानदार है, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, उसको नुकसान ना हो। ठीक है। अब ये था कि इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा था कि जो उमरा थे वो गरीबों को पैसे दे देते थे, लेकिन इस शर्त पे देते थे कि आपने बाद में हमें ज्यादा रिटर्न करने हैं। उससे यूं होता था कि जो गरीब है वो गरीब तर होता था और जो अमीर है वो अमीर तर होता था। इस वजह से सूद को जो है ना वो हराम करार दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारा मेटाफोर्स नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम है, इसके अंदर ऐसा कोई ऐसी कंडीशन है कि आपने मुझे पैसे दिए हो, समीर भाई को दिए हो, मिस लाडो को आपने पैसे दिए हो कि आपके वो बढ़ते रहे, आपको वो 6 महीने बाद वापस कर दे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है इस सिस्टम के अंदर कि आपको वापस पैसे मिले और ज्यादा मिले, कोई मुद्दत नहीं है। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी होगी, कंसिस्टेंसी मेहनत करनी होगी, तब ही जाके आपको मिलेगा। बाकी किसी भी सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा, उनका प्लान जो भी है, हमारा अपने प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में डिजाइन किया गया है मेटाफोर्स, इसके अंदर ना तो कोई धोखा है क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ठीक है। धोखा देना वैसे भी नाजायज है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन थ्रू के साथ रन करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो सूद वाली बात है वो मैंने बता दी कि अंदर सूद नहीं है। अब रही बात जुए वाली, जो फतवे में है वो बातें बता रहा हूँ हम लोग। अब जो दूसरी बात है वो कहते हैं ये जुआ है। जुआ अब क्या होता है? बेसिकली जुआ तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जुआ असल में यह है कि आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हैं या आपने कुछ शर्त लगा ली है किसी, जिसका गैर यकीनी नतीजा होता है। मतलब कि गैम्बलिंग क्या है? Gambling is the act of wagering or betting money of something of value and an event with an uncertain outcome with the intent to win more money of things of value than wagered। इस जगह पैसा लगाना जो गैर यकीनी हो, मतलब कि आपको पता ही भी नहीं हो मैंने हारना जीतना है। अब आप कोई 4-5 बंदे खड़े हो जाते हो और आप कहते हैं कि यार इस चीज पे बैटर लगाते हैं। सपोज अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हुआ है, आप लोगों ने उस पर बैटर लगा दिया है, पाकिस्तान जीत गया। इस तरफ 5 लोग हैं जिन्होंने 1000 रुपये लगाया है और दूसरी तरफ 2 बंदे, 7 लोग थे टोटल कि इंडिया जीतेगा। अब हर बंदे ने 1000 रुपये लगा दिया है। जो बंदा जिसकी तरफ पलड़ा भारी होगा उसको 7000 रुपये मिल जाना, 1000 उसका अपना होगा, 6000 उसको इजाफी मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान हारता है तो 5000 किसको जाएगा? उन 2 बंदों को जाएगा। अब वो डिवाइड कर लेंगे 2500 रुपया। अब इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। मुझे आप ये बताएं कभी मुझे आपने पैसे दिए हो, मिस्टर लाडो को आप लोगों ने पैसे दिए हो कि आप लोगों को यहाँ पे जो है आपने गेम खेलनी है, आपने पैसे दिए हैं, तो अगर आप जीते हारे तो इसको मिलेगा? कभी आपको मिले हैं? आपने कभी किसी के साथ गेम खेली है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे 100% आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो फतवे में ये चीज लिखी हुई है कि अगर इसके अंदर जो है सूद है और जुआ है तो फिर ये नाजायज है। तो इसके अंदर कोई सूद और जुआ नहीं है, हम इस पे कर रहे हैं काम अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस पे यकीन है। और दूसरी बात इसमें यह आती है कि इस्लामी असूलों के मुताबिक, इस्लामी असूलों के मुताबिक क्या होता है? यही चीज है कि इंसानियत को नुकसान ना हो रहा हो। तो यहाँ कोई इंसानी नुकसान नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ गरीब जो घर बैठे स्मार्ट वर्क करके, वो लड़कियां जो बाहर जाके काम करना चाहती हैं, जिनको झूठ बोल के टेस्ट का बोलवा के बाहर जाके ज्यादती का निशाना बनाते हैं, वो घर बैठे माशाल्लाह घर बैठे 1 लाख रुपए कमा रही होती हैं। एक लड़का फैक्ट्री में जाके 20,000 कमा रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लोगों को फायदा हो रहा, नुकसान किसी इंसानियत को नहीं हो रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका आंसर है करेक्ट जी। आप किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। पहले वो आपको जब बताएगा कि इसमें ये चीज होती है, वो यही बताएगा जिसके मैंने आंसर दिए, तो उसको आप डिफाइन करें कि सर इसके अंदर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर होता तो बिल्कुल ये हराम था, आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर ऐसी बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है ये पीकेआर पे काम नहीं करता, ये करता है डिसेंट्रलाइज करेंसी पे, जो आने वाला फ्यूचर है। सही है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिप्टो करेंसी का। अक्सर लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी भी हराम है। ये लिख लें अपनी नोट पैड पे, ठीक है, जल्दी लिख लें। और हैंड रेस भी कर दिया करें, आप लोगों ने लिख ली, मैं नहीं देख रहा लेकिन बाकी आप होस्ट देख रहे हैं आप। अच्छा, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कब आई? 2009 में। ये जो नजरिया है 1990 में आया था ब्लॉकचेन का, 2009 में इसको जो है इस पे इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद इस पे दुनिया आई और आज क्रिप्टो करेंसी का नाम है। इसकी सप्लाई जो बाकी फिजिकल करेंसी है उससे भी ज्यादा है। अब इसको नाजायज क्यों कहते हैं? जब आपको बंदा ये आके कहेगा कि सर क्रिप्टो करेंसी जो है, अभी तो हर बंदा जो है वो समझ गया है क्रिप्टो करेंसी को, ये जायज है, लेकिन फिर भी काफी लोग जो एक नई चीज होती है, सारी सी बात उस पर बहस होती है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो जब नई नई चीज होती है, लेकिन अभी भी लोग नहीं मानते। अब जो बंदा आपसे ये कह रहा है कि सर ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये नाजायज है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ठीक है सर ये नाजायज है, मुझे आप बताएं कि ये नाजायज क्यों है। ठीक है। और वो आपको यही कहेगा कि इसमें काफी जो पाकिस्तानी उलमा है वो कहते हैं कि ये अक्सर डिजिट होते हैं, और इसके अंदर कोई भी ऐसी वर्थ नहीं है गोल्ड की। मैं आपको एक डेफिनेशन सुना देता हूँ वो क्या कहते हैं। मैनी इस्लामिक स्कॉलर्स सेज दैट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो हराम बिकॉज क्रिप्टो करेंसी हैज नो रियल वर्थ। ये यहाँ नोट करें, क्रिप्टो करेंसी हैज नो रियल वर्थ लाइक गोल्ड की तरह, सिल्वर और इवन दैट पेपर करेंसी, यहाँ पेपर करेंसी भी शो कर दिया, एंड इट गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ इट्स सोर्स। आल्सो द उलमा emphasized on the fact that crypto have elements। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि ना तो इसकी बर्थ गोल्ड में है, और ना इसकी सिल्वर में है, और ना इसकी पेपर करेंसी में। तो आप लोगों में ये बात बता दो, जब अब पेपर करेंसी जब नई नई आई थी ना, तब क्या हुआ था। जब पेपर करेंसी नई नई आई थी तो इधर माशाल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं साहब हम माशाल्लाह। तो आप सबको पता होगा मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी, उनकी फिका भी चलती है अहले सुन्नत नजरात में। तो उन्होंने क्या कहा था जब उनके पास ये पेपर करेंसी का आया ना, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि जब नई चीज आती है तो उस पर काफी जो है ना सवाल होते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा, जो है जाली नोट बनेंगे, बनते हैं लेकिन ये है कि फिर ऐसी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट को पता होती है। अब उन्होंने ये कहा कि ये नाजायज है, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर आपके सामने है फिका भी उनकी चल रही है। सबसे बड़ी जमात जो है मुसलमानों में देखी जाए तो 60-70% अहले सुन्नत वल जमात है, तो उनकी फिका भी चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा जायज, लेकिन वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, आपके सामने है। अब कुछ उलमा ने यह भी इतराज किया था कि नोट जो होता है ना, नोट इसके ऊपर वो तस्वीर बनी होती है, तो जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये जवाब भी पेश किया गया था। और मैं आपको एक और भी बता देता हूँ, मौलाना मदूदी के बारे में आप जानते होंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो चुके, लेकिन उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के लिए। उन्होंने तफसीर भी लिखी है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो ना दिल्ली से एक बार लाहौर आ रहे थे, वो दिल्ली से लाहौर आए थे, जाहिर सी बात है जहाज में आए हैं। वो दिल्ली से जब लाहौर आए तो पाकिस्तानी उलमा लोगों ने उन पे कुफर का फतवा लगा दिया। पता क्यों? कि आपने वो जो मशीन जिसके अंदर बैठ के है ना जहाज, वो काफर लोगों का था। अब इस तरह के लोग करते थे। अब मुझे बताएं कि ये दौर है, हर बंदे की जेब में नोट होता है, नोट के ऊपर तस्वीर कायदे आजम की है, हर बंदा उलमा जहाज पे जाके उम्रा हज करता है। मुझे आप बताएं कि ये सारे काफर हो गए हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं आपको उन पर डीपली देखना होता है। आप जायज ना जायज का कह सकते हैं, लेकिन हराम का फतवा नहीं लगा सकते, क्योंकि बाद में आने वाली चीजें जो होती हैं उस पर इम्प्लीमेंट होता है। आप देखिए ये नोट जो था पहले इनको कहते थे कि इसकी वर्थ नहीं है गोल्ड में ये वो, लेकिन अब देख ले चल रहा है, हर बंदा चला रहा है। अब रही क्रिप्टो करेंसी की बात, क्रिप्टो करेंसी का ब्रदर फ्यूचर है। असल में मसला पता कहाँ आ रहा है? असल में मसला उन लोगों को आ रहा है जो लोग सेंट्रलाइज चीजों पे डिपेंड है। अब मैं आप लोगों को वो बात बीच की बता देता हूँ, पता क्या चीज है? सेंट्रलाइज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये बड़ी छोटी सी होती है, इनके जो मैनेजमेंट होती है थोड़ी सी होती है, ये वो फैसले करते हैं जो इनको फायदा देते हैं। अब पाकिस्तान में वो फैसले हो रहे हैं जो थोड़े से तबके को, बाकी सारी कम्युनिटी जो नीचे बैठी पाकिस्तान की, हर बंदा आज फंसा हुआ है महंगाई में। अगर डिसेंट्रलाइज तरीके से फैसले होंगे ना तो कोई भी बंदा फंसेगा नहीं। अब जमाना आ रहा है डिसेंट्रलाइज का, और लोग इसी को ही रोक रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज तरीके से रन करती है और लोगों को यही इशू है। अच्छा, यहाँ ये भी इतराज करते हैं क्रिप्टो करेंसी पे कि इसमें ये होता है कि अगवा लोग कर लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है ट्रांजैक्शन होती है, उल्टे सीधे काम होते हैं, ये पता है सबको। तो मुझे ये बता दे कि आप पैसे दे के लोग कत्ल नहीं करवाते, लाख रुपए दे के फिजिकली करेंसी। तो ये तो होना है, ये तो होता रहता है, ये कुछ जवाब बनता नहीं है। बाकी रही बात, जो मेन चीज है वो यही कहते हैं कि इसकी जो वर्थ है वो नहीं है। मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तानी जो आप नोट यूज कर रहे हैं, आज से 100 साल 150 साल पहले इस पे कोई भी गौर नहीं करता था, कहता ये नाजायज है, लेकिन ये जायज है ना, आजकल यूज कर रहे हैं। मुझे आप बताएं इसकी वर्थ क्या है? आप नोट यूज कर रहे हैं, इसकी वर्थ गोल्ड में है। पाकिस्तान के पास कितने रिजर्व है गोल्ड के, कितना सरमाया पड़ा हुआ है? जितना पैसा आप यूज कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कल को अल्लाह ना करे हमारा मुल्क बैंकरप्ट होता है तो 10% भी ये लोगों को पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, 10% भी लोगों को ये रिटर्न नहीं करेंगे, और बातें करते हैं कि ये जो है इसकी वर्थ नहीं है। अब जो गोल्ड की ये ट्रेड डॉलर में होती है, अब क्रिप्टो करेंसी का जो बिटकॉइन का पेयर किसके साथ है? डॉलर के साथ है।
डिजिटल करेंसी के साथ है। अब ये कहते हैं कि डिजिटल करेंसी जो है इसके सिर्फ डिजिट होते हैं, मुझे ये बताएं कि ये इजी पैसा जैज का यूज नहीं करते, तो उसके अंदर क्या होता है? डिजिट ही होते हैं, आप उसको छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं ये है। तो इसका हर किसी मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हराम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये हराम है तो फिर पाकिस्तानी जो पैसे आप यूज कर रहे हैं ये इससे पहले हराम होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास सरमाया ही नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है। दरअसल उलमा यही कहते हैं ना कि हमें डर है क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है, तो हमें भी डर है पाकिस्तान के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जो हमारे पैसे को कोई जिम्मेदार है इसकी कोई जिम्मेदारी देता, गारंटी देता है? तो ऐसी भी बिल्कुल बात नहीं है। जो ये जवाब पेश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हराम है, बिल्कुल नहीं है। टोटली डिसेंट्रलाइज है, आने वाला वक्त इसका है, फ्यूचर भी इसका है। बाकी इसके अंदर जो गैबलिंग करते हैं, जो धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी का कसूर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर का कसूर नहीं है, कसूर उस बंदे का जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। पूरे सिस्टम का कसूर कभी भी नहीं होता। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो नोट करें, ये सारा कुछ लिख लो जो मैंने बताया। नंबर 3 पे है, इसमें प्रोडक्ट भी नहीं है। अच्छा, अब ये ना जो क्वेश्चन आपसे ये लोग कौन करेंगे, ये जो आपसे क्वेश्चन करेंगे लोग, ये लोग होंगे कोई ऐसी कंपनी में काम करते हुए जहाँ पे LMM सिस्टम है ना, MLM। वो आपके पास आते हैं तो आपको कहता है यार हमारी कंपनी में तो प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है। आप उनको पता क्या कहा करें कि सर हमने कब कहा कि हमारी हमारे सिस्टम में जो है वो प्रोडक्ट है? आपकी कंपनी है इसलिए प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी नहीं है इसलिए प्रोडक्ट नहीं है। वो आपसे कहेगा यार कैसे? उसको बोले ब्रदर जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उसका एक ओनर है, उसकी एक प्रोडक्ट है, उसने एक अपनी कंपनी बनाई, प्रोडक्ट बनाई, उसको चाहिए था कस्टमर, उसने एक प्लान डिजाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग वाला। उसमें यूं होता है कि अगर उसकी प्रोडक्ट है अपना 30,000 की, वो ये करता है कि आपको ये कहता है कि यार ठीक है आप यहाँ ना बंदे लेके आओ, मैं आपको ना 7 लेवल तक अर्निंग दूंगा। अब होता क्या है, उसमें ज्वाइनिंग होती है 1 लाख रुपए से। उसकी अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी 30,000 की वो प्रोडक्ट बना रहा है जितनी में वो देता है। 1 लाख रुपए से ज्वाइनिंग जब होती है, 30,000 उसका साइड पे गया कंपनी के मालिक का, पीछे बचा 70,000 रुपया। 70,000 में से आपको वो देता है 10% या 15% देता है। उसके बाद फिर बच गए 60,000, तकरीबन उसके पास 55,000 रुपया बच गया। उसके बाद जो इंटरेक्ट है उसको वो 7% दे देता है, उसके नीचे वो 2% और नीचे दो जो बंदे उनको 1% दे देता है। उस बंदे को फिर भी 30,000 रुपया आपसे बच जाता है, तकरीबन 30,000 से ज्यादा बच जाता है। तो ये बताएं कि सर जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं ना कंपनी में, आप कंपनी को प्रमोट सिर्फ उसकी प्रोडक्ट कर रहे हैं, आपको वो कमीशन देती है। हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर ऐसी कोई अभी कंडीशन आई नहीं, इन फ्यूचर आ सकती है। हमारा जो सिस्टम है फिलहाल डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज है। तो इसके अंदर ऐसे अभी तक प्रोडक्ट नहीं है। जब प्रोडक्ट आएगी जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट आएगी उसके अंदर जो कंपनी का मालिक है लाइक मिस्टर लाडो जो सिस्टम है जिसने बनाया है, उसके अपने पैसे होंगे, तो जाहिर सी बात है वो आपको कमीशन देगा, वो आपको सोप से तो इनकम नहीं देगा। लेकिन ये है कि आप जिस सिस्टम पे काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, आप उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, आपको कमीशन मिलता है। हम यहाँ डॉलर की मार्केटिंग करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो हमने लेवल ओपन किए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, हम उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम 100% लेते हैं। ठीक है, हमें विद इन मंथ सेकंड अर्निंग आ जाती है, आपको मंथली सैलरी आती है। ये डिफरेंस है। आपका प्लान जो है वो भी ठीक है, हमारा प्लान है वो भी ठीक है अपनी जगह। हम किसी की कंपनी को बुरा भला नहीं कह सकते। बात यह है कि जब आप प्लान का कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें ना आपके सामने आ जाएंगी। आप लोग उनको सिर्फ ये बता सकते हैं कि सर आप कंपनी में काम करते हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आपको कमीशन मिलता है। हम अपनी मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें 100 मिलता है। अगर यहाँ पे ये है कि अगर पैसे सेकंड विड्रा ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं ले सकते क्योंकि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं। आप आजकल भी देखे काफी लोग आते हैं, अब कल भी आप समीर भाई ने सेंड किया था कि वो कह रहे थे कि यार इकोनेक्स वालों ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो ये कैसा बिजनेस है कि आपका कभी भी कोई बिजनेस उड़ा सकता है, आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है? ये सेंट्रलाइज नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज में नहीं होता। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, कभी भी किसी को ये आपने नहीं कहना कि मेटाफोर्स है फुली डिसेंट्रलाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेटाफोर्स फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज है। आप किसी भी ऐसे बंदे एक्सपर्ट के पास चले जाएं जो बिजनेसमैन है ना, वो उससे पूछे कि यार कामयाब बिजनेस कौन सा होता है, वो आपको बताएगा ना सेंट्रलाइज होता है ना डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज जो होता है वो होता है कामयाब। क्योंकि अगर आप कम्युनिटी में पूरा होल्ड दे देंगे, कम्युनिटी जो चाहे हरकतें करती रहेगी, तो आपके पास होल्ड ही नहीं होगा, आप उसको पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि इंसान है, ये टिकेंगे नहीं। इनको पकड़ने के लिए पीछे सेंट्रलाइज, इसलिए मिस्टर लाडो ने भी अक्सर लोग कहते हैं कि सर ये चेंजिंग क्यों करता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसके होल्ड में है, और अच्छी बात है होल्ड में। कल को कोई बंदा कहे कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ, आपके पास होल्ड आ जाए तो आप हरकतें उल्टी सीधी कर रहे हैं। अब एक टीचर है, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चों का सिलेबस आता है, आपका पेपर होने हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर जी हमने पेपर देने अपनी मर्जी से। अब 11th के पेपर हैं, बच्चे कहे हमने ABC लिख के आनी है। टीचर तो परेशान हो गया ना। अब फैसला कौन कर रहा है? जो स्कूल में कम्युनिटी है वो कर रही है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, लेकिन ऐसा नहीं है। हेड मास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास भी होल्ड होगा।
वो भी चाहेगा नहीं आपकी राय मैं ले सकता हूँ लेकिन करूंगा मैं खुद ही। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज भी डिसेंट्रलाइज। अगर सेंट्रलाइज अकेला हो तो भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें फिर यह कंपनी मालिक अपनी बेनिफिट देखता है, कम्युनिटी का नहीं देखता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसा सिस्टम मिला है जिसके अंदर कम्युनिटी को भी ज्यादा फायदा होता है, मिसलाडो को फायदा होता है। जो यहाँ अपनी मेहनत कर रहा है उसको उसका 100% मिल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जो है मिस्टर लाडो यहाँ से नहीं ले रहा। आप उस बंदे को इस तरह आप बता सकती हैं। और यहाँ पे एक रखिएगा, कभी भी किसी अदर सिस्टम को अपने बुरा भला नहीं कहना। जब आप कहेंगे तो नहीं है, इस चीज का फायदा नहीं। जो कमर आपके पास आ रहा है वो कह रहा है भाई मैं इसमें काम करता हूँ, आपने उसको अप्रिशिएट करना माशाल्लाह जिसका, वो आपसे यार खुद पूछेगा यार आप क्या करते हो, आपने कहना ये, तो उसको कहना कि यार आप इसमें आ जाओ। तो आपने कहना ब्रदर अगर तो आपका जो प्लान है, आप भी अच्छे सिस्टम पे काम कर रहे हो, मैं भी अच्छे सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, अगर तो आपका प्लान मेरे प्लान से अच्छा है तो मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा, नो इशू। क्योंकि आप काम कर रहे हैं पैसे के लिए, मैं भी काम कर रहा हूँ पैसे के लिए, आप बिजनेस कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, तो आ जाए आप कंपैरिजन कर ले। लेकिन आपने कभी खुद से जाकर नहीं कहना कि तेरी ऐसी तैसी तेरा सिस्टम है। ऐसे करते क्या होता है, वो आपको ब्लॉक करता है, आप कहते हैं मुझे सर ये इससे मैंने बहस की ये ब्लॉक कर गया, माशाल्लाह वो आपको प्रोस्पेक्ट जाया हो गया है। अगर अच्छी बॉन्डिंग किसी से करनी है ना, अच्छी तरीके से उससे बात करनी है, आपने हमेशा अप्रिशिएट करना है। मेरे साथ जो लोग काम कर दूसरी सिस्टम वाले हैं ना, वो कहते हैं सर ये दे करने की, ये उनका स्टेटस में कहता हूँ माशाल्लाह ग्रेट लीडर, अल्लाह को कामयाब करे। इससे अगला बंदा कहता है यार ये बड़ा अच्छा बंदा है, मेरे साथ काम भी नहीं करता लेकिन ये मुझे अप्रिशिएट करता है। तो इस तरह आपसे अच्छा रिलेशन बन जाता है। कभी भी किसी को बुरा भला नहीं आपने कहना, और आपने बाद में अपना प्लान को बताना है, ठीक है। ये अदर कंपनी वाले आपसे ये कहेंगे जो या हमारा है 4 पॉइंट वो भी लिख लें। पहले भी इस तरह की एप्स हैं बंद हो जाती हैं, धोखा है। अब ये वो वाले लोग हैं जो जावा में काम करते थे, इसके अलावा और थी काफी सारी स्विम थी, और अभी ऑटो स्पोर्ट चल रही है। इस तरह के काफी एप्स वेबसाइट आती हैं जिनका टारगेट ये होता है कि हमने यहाँ से पैसे लेके निकलने, और वो हर साल आते हैं। अच्छा आजकल ना हर बंदे को ये पता है, जो आपको ये कह रहा है ना कि यार पहले भी इस तरह की थी, उसको बोलना कि आपको नहीं पता था। आजकल हर बंदे को पता है, क्योंकि ये काम 7-8 साल से चल रहा है। ये फेक वेबसाइट और एप्स बनती हैं और आती हैं और चली जाती हैं, बस लोग पता क्या करते हैं, मेहनत से भागते हैं। जब आपको ये बंदा को कहता है ना कि सर पहले भी इस तरह का एक सिस्टम आया था, वो भी इस तरह चला गया, आपने कहना ठीक है ब्रदर, वो सिस्टम क्या देता था आपको, उस पर क्या इन्वेस्टमेंट थी, आपने उससे पूछना। वो कहेगा कि सर वहां पे ऐसा था कि $10 वो कंपनी देती थी, ठीक है, $40 हमारे इन्वेस्टमेंट होते थे, $50 टोटल हमारे अकाउंट में हो जाते थे। डेली पे हमने क्लिक करनी होती, टिकटें होती हैं या कुछ भी वो देते हैं टास्क, वो बहाना बनाना होता है ना, तो उसमें क्लिक करते तो हमारी डेली के $1.5 अर्निंग $2 अर्निंग आती रहती थी। फिर ये एक लिमिट होती थी कि आपने इतना विड्रा करना है। तो आपने कहना ब्रदर आप कर क्या रहे थे वहां, वो क्लिक करता था। मुझे ये बताया कि हम जितना क्लिक मोबाइल पे करते हैं, ये कंपनी वाले हमें पैसे क्यों नहीं देते मोबाइल वाले। जब मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है, मैं इस पर डेली बेस पे पता नहीं कितनी बार क्लिक करता हूँ, 10,000 बार, मुझे तो कोई पैसा नहीं देता। अब उनको पता है ब्रदर इसमें मिस्टेक आपकी है। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, किसी भी तरह का काम कर रहे होते हैं, उसकी जांच पड़ताल करनी होती है। ये वैसे भी इस्लाम भी हमें ये कहता है कि जब भी कोई आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो देखें वो जायज है ना जायज है, किस तरीके से है। अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग जो फेक ऐप पे काम कर रहे होते हैं ना, जब मेटाफोर्स में मेरे साथ प्लान ले आते हैं, मुझे कहते हैं ये यार हालात तो है। मैं हैरान हो जाता हूँ यार, जिस सिस्टम पे हम मेहनत कर रहे हैं ये पूछ रहा हराम है, और जिस पे ये कर रहा था वो जायज था, उस पे ये विदाउट इंटरेस्ट ले रहा था, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, पैसा आ रहा है। अब इससे पूछे बंदा कि ये पैसा कहाँ से आपको आ रहा है, किस बेस पे आ रहा है। जब आप उससे ये पूछेंगे ना, वो परेशान हो जाएगा, यार यहाँ मैं सोचता हूँ ये पैसा क्यों मुझे आ रहा था। फिर उनको बताया सर ये इस तरह का सिस्टम होता है कि सेंट्रलाइज एक ऐप डिजाइन की जाती है, उसकी कोडिंग होती है, आप वहां पैसा लगाते हो, आपको वो अर्निंग आती है। इस तरह वो करके लोग काफी वो मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, एसईओ करवाते हैं, उनको काफी लीड्स मिलती है। फिर होता यूं है कि जब काफी उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है और विड्रा लेने वाले बंदे ज्यादा हो जाती हैं, तो वो उनको ये होता है कि ये पैसा तो जा रहे हैं, वो फिर अकाउंट बंद करते हैं। ना तो आप उसको जानते हैं, ना उसका आपके पास कस्टमर रियल नंबर है, ना फेस टू फेस देखा हुआ है। अगर देख भी लें इस दौर में तो आप फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आपने ना देखा है ना उसका नंबर जानती हो, तो जाहिर सी बात है तो भागेगा। अब वो कहेगा यार ये तो होता है। अब उसको बताएं पड़ता है जिस सिस्टम मैं काम कर रहा हूँ, उस मिस लाडो को अपना यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स प्रोग्राम जो भी आता है सबसे पहले प्रेजेंटेशन वो देता है। उसकी सिस्टर है, उसका टेलीग्राम अकाउंट है, उसकी सिस्टर का अकाउंट है, उसका फेसबुक अकाउंट है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिस्टम बंद होते क्यों हैं, वो सिस्टम इसलिए बंद होते हैं कि जब आप वहां पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आपका लेके भाग जाते हैं, क्योंकि आपका पैसा पड़ा होता है किसी और के पास। आप किसी को इस दौर में उधार दे के चेक कर ले अपने रिश्तेदार को, वो आपको वापस नहीं करेगा, हालात इस तरह के बने हुए। तो मेटाफोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेटाफोर्स में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं विद इन 1 सेकेंड 100% डिस्ट्रीब्यूट आपके अकाउंट में हो जाती है ब्लॉकचेन के थ्रू। अब वो ब्लॉकचेन पे आप उसको दिखा सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके सर देखें ये रहा मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप देख ले।
मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने निकाला हो तो आप मेटाफोर्स डॉट स्पेस लिखकर गूगल पे जाके तो नीचे आप कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, टैक्टाइल का, एनएफटी का, सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। वहां पे टैक्टाइल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उठाए और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जाके उसको दिखाए, सर ये देखें ये इस कॉन्ट्रैक्ट से कितनी ट्रांजेक्शन एक सेकंड के अंदर हो रही है, वो आपको सारी दिखाएं, उसको उसका यकीन बहाल हो जाएगा। जब उसको इस तरीके से आप बताएंगे, पहले उससे पूछेंगे कि सर जो आप बता रहे थे वो इस तरह था और अब जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरह है। जिस तरह एक प्रिंसिपल है एक स्कूल का, वो जब चाहे किसी टीचर को निकाल सकता है, किसी स्टूडेंट को निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास अपना होल्ड है, उसको सेंट्रलाइज है। इसी तरह जिसकी ऐप होती है, जो ओनर होता है, क्रिएटर, वो कभी भी आपको निकाल सकता है, आपको धुतकार सकता है, जिसको आप जानते तक नहीं हो। तो फिर ऐसा ही होता है, कभी भी फेक सिस्टम पे ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते होते, क्योंकि आपको अगर वाकई दुनिया में कामयाब होना है और कुछ करना है तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है। आप उनको ये बता सकते हैं, ठीक है। जो 4 पॉइंट था हमारा 5 पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक बंदा आपको ये कह रहा है कि सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कहना यार ये तो बड़ी कमाल की आपने बात की, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको आपने ये कहना कि सर जारी सी बात है, आप जिससे बात कर रहे हो उसके पास मोबाइल तो होगा ना, आपकी कौन सा ऐसे फिजिकली बैठे बात कर रहे हो, फिजिकली तो फिर और बात होती है ना। अब जब आप प्रोस्पेक्ट डील कर रहे हो मोबाइल पे, वो कहेगा सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको बोले ब्रदर आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं कितने का है? आजकल मोबाइल जो है ना वो 20,000 से लेके 1 लाख क्रॉस कर गए, जो नॉर्मल है। आप उसको बोलें कि ब्रदर आपके पास 20,000 का मोबाइल है, ये कहाँ से लिया? वो कहेगा इससे पैसे लिए थे, यहाँ काम करता था, ऐसे लिए। तो उसको बोलें ब्रदर आपने ये यहाँ यहाँ से पैसे इकट्ठे कर लिए थे, क्यों किए थे? यार मुझे मोबाइल चाहिए था। तो उसको बोलना कि यार आपको पैसे नहीं चाहिए, क्या आप चाहते नहीं हो कि आपके पास गाड़ी हो या आपके पास आपकी रिस्पेक्ट हो रिश्तेदारों में? आप नहीं चाहते अपने माँ बाप आपसे खुश हो? आपको उनको आपसे कितनी उम्मीदें होती हैं, आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया। कहता यार ये तो है। तो फिर उनके लिए आप ये 1800 रुपया नहीं लगा सकते? यार वो तो है, चले देखता हूँ। अब ये चीज होती है कि एक बंदे के पास मोबाइल है, 1,000 का उसने पैकेज भी लगाया हुआ है। अब हमसाया की वाईफाई चोरी थोड़ी हर बंदा करता है। या तो उसने अपना वीकली पैकेज 300-400 का लगाया होगा, या उसने 1,400 रुपए का पैकेज या 1,300 का मंथली लगाया होगा। अब 1,800 रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप उनको ये बता सकते हैं, आप इंसल्ट भी कर सकते हैं। इस मौके पे आप किसी भी इंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं तो कर देता हूँ, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सीधी सीधी नहीं करनी। सीधी सीधी करेंगे वो भी आपको सीधी सीधी सुना सकता है। आपने इस तरीके से करने के बाद असल आप कितने अच्छे इंसान है, इस तरह जब मैं ताने मारता है आप यार कितनी आसान है यार, माशाल्लाह इतना ग्रेट हो आप, कितनी प्यारी आपकी पिक लगी हुई है, मैं फिदा हो गया आप पे। लेकिन आपके पास यार 1,800 रुपया नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं तो सोच रहा था आप बड़े अमीर इंसान हो यार, आप पता क्या क्या कर सकते हो। वो बंदा कहेगा यार ये इतनी तरीफ कर रहा है, मैं करांगा सर, मैं करूंगा इंशाल्लाह, शाम तक आपको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आप किसी तरीके से भी उसको कह सकते हैं, किसी तरह का मोटिवेट भी कर सकते हैं और वो बता सकते हैं ब्रदर आपने ये बिजनेस करना है, यहाँ से आपने लाखों करोड़ों कमाना है, लेकिन बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट मस्ट है। उसको आप सिंपल एग्जांपल दे रहे ब्रदर, उसको बोलेंगे यार ब्रदर देखो आप समझदार इंसान हो और इस सेंचुरी में आप रह रहे हो, 21 सेंचुरी चल रही है ना, इसमें रह रहे हो और फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप ये बताएं आप यार कभी रोड पे गुजरे हो? तो वो बोलेगा यार मैं हाँ रोड से जाता हूँ, काम वगैरह हो जाता हूँ। उसको कहना कि यार देखो वो जो रेडी वाला वहां होता है, रेडी लगा के बैठा है, वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है ना, वो रेडी वाला है, उस बंदे ने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी? वो कहेगा यार यही कुछ 40-50 हजार की। उसको बोला नहीं, जब उसने काम स्टार्ट किया था आजकल 20-25-30 हजार की वो रेडी आती है, 20-30 हजार का ऊपर फल लगा है। सुबह वो बेचारा मंडी जाता है सारी टाइम, फिर वो आगे फल लगाता है, सारा दिन वो रोड पे होता है और उसके बाद उसको रात को पता नहीं कितनी बचत होती है, ये भी नहीं पता उसका माल बिकता है या नहीं बिकता। तो मुझे ये बताया कि वो जब रेडी वाला इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा करके अपना सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम कर रहा है, जिसमें वो डेली बेस पे 2-3 हजार 4 हजार रुपया कमाता है, और आप इस सिस्टम में आना चाहते हो जिसपे आपने डेली बेस पे लाख रुपया भी कमा सकते हो, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास 1,500 रुपया नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो लाइफ में? आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है यार, आप 1,800 अपना बिजनेस लगा, किसी पे एहसान थोड़ी कर रही हो आप इन्वेस्टमेंट करके, करना तो अपने लिए करना है, हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर बंदा ये आप उनको बातें करें और फिर भी नहीं मारा, तो फिर उसके साथ आप कनेक्ट रहें स्टेटस के जरिए, लेकिन आप उनको ये बता दें कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट है और इस तरह है, और जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सफेद झूठ है। एक बंदा मोबाइल यूजर हो, पैकी लगा रहा हो और वो कहे मेरे पास 1,800 रुपया नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। ये 6 है, ये तो बंदे फंसाने वाला काम है। अरे वाह। अच्छा ये लोग आप लोगों को ये कहते हैं कि ये बंदे फंसाने वाला काम है। अब ये बंदे फंसाने वाला काम कैसे है, क्यों है? सबसे पहले ये सिस्टम ही नेटवर्क मार्केटिंग का है। और नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने टीम बनानी होती है। बंदे कहते हैं यार ये बंदे फंसाने वाला काम है।
दुनिया में ऐसा कोई कारोबार नहीं है, ऐसी कोई शॉप नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई वैगन नहीं है, ऐसी कोई बस नहीं है जिसके अंदर कम्युनिटी ना जाती है। हॉस्पिटल के अंदर कम्युनिटी जाती है, किराना स्टोर पे कम्युनिटी जाती है, बस के अंदर टिकट लेके कम्युनिटी बैठती है, लोग बैठती हैं, क्लाइंट जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर मरीज जाते हैं, क्लाइंट जाते हैं, कम्युनिटी जाती है। दुनिया में तो कोई ऐसा कारोबार है नहीं जो बंदे के बगैर चलता हो। मुझे बता दे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बंदे फंसाने वाला काम। अब उसको बोले ब्रदर देखो, अगर ये बंदे फंसाने वाला काम है, जाहिर सी बात है फिर आपको 2-3 लाख रुपया दे रहा है, आप ये ना करो, आप किसी की जाके नौकरी कर लो। नौकरी जब करोगे तो उसके लिए काम करोगे, वहां बंदे तो नहीं फंसाओगे, लेकिन 15,000 से चल जाएगा आपका सर्कट। वो कहेगा नहीं चला, उसको बोलो फिर जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी मुश्किल, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी परेशानी। जाहिर सी बात है फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जब 2 लाख रुपया कमाना है और फिर ये सोचना कि बंदे फंसाने वाला काम है, तो आप ना फंसाएं मेरी जनाब, आप जाए फिर नौकरी कर लें। 15,000 मिल नहीं रहा, 18,000 कितना सुकून से बैठे रहते हैं 10 घंटे, ये सर आपका काम हो गया, ये तो फिर करते रहे वो जाके 15,000 मिल रहा ना, 18 देते रहे। आपको किसी ने कहा कि बंदे फंसाने वाले हैं? तो आप इसलिए आए लो कि आप 2 लाख रुपया चाहते हो, तो 2 लाख रुपया चाहते हो तो बिजनेस नहीं करना। हाँ यार बिजनेस तो करना है। तो ब्रदर बिजनेस की 2 कंडीशन होती हैं। अगर आपके पास 25 करोड़ 30 35 करोड़ रुपया है ना, तो फिर ऐसा करो, अपने कंपनी लॉन्च करो, एक अपना ब्रांड बनाओ और 3-4 बड़े बड़े कंट्री में, अमेरिका, यूके, यूएसए में जाओ, यूए में जाओ, सऊदी अरब में जाके अपनी ब्रांड जो है ना वो लॉन्च कर दो और एडवर्टाइजमेंट करो अपने सिस्टम की। अगर 25 करोड़ रुपया है, यार मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, 25 करोड़ कहां से मैं लागू? तो भाईजान यही तो हम कह रहे हैं कि अगर इतने पैसे नहीं है तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके कारोबार स्टार्ट करो, नेटवर्क बनाओ। तो जो ये कारोबार स्टार्ट करते हैं ये भी अपना नेटवर्क ही बना रहे होते हैं। यही तो आपके ये दिमाग में समझ नहीं आया। अच्छा यार अब समझ आई मुझे। देखिए आप यहाँ आए ना, मालोगे और करना है तो फिर 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया हो तो अपनी कंपनी बना लो, नेटवर्क बना लो, वहां भी आपकी मेहनत होगी, मार्केटिंग तो वहां भी आपको करनी पड़ेगी। वहां 25 करोड़ जाया हो सकता है, यहाँ पे 1800 रुपया जाया हो सकता है। वहां पे आपको खुद को मेहनत करनी होती है, एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी होती है, यहाँ पे आपने मेहनत नहीं करनी होती है, आपको सिखाना ही हमने होता है और हमें हमें फॉलो करना होता है। अगर आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं फॉलो करने की, तो ब्रदर हम आपको पकड़ के आपकी गर्दन सीधी नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, बंदे फंसाने हैं तो फिर 2 लाख रुपए आना है। अगर बंदे नहीं फंसा सकते फिर 10 घंटे किसी के लिए काम करके 15,000 में अगर सर्कट चल रहा है तो चलाते रहो। उसके बाद अगर इन्वेस्टर हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपया है, तो फिर जाके आप कोई घर ले लो, प्लॉट ले लो, आप अपना 6 मंथ बाद सेल कर दो, पैसा कमाओ। अगर ये भी नहीं है तो भाईजान फिर बिजनेस तो इस तरह ही चलेगा। इसके अलावा कोई बिजनेस की कंडीशन है इस दुनिया में है ही कोई नहीं। इसलिए आप समझ आई बंदे फंसाने वाले काम किस तरह का होता है, ये आप उनको बता सकते हैं। और भी आपको अगर इससे ज्यादा बेटर लगता है कुछ भी, आप वो भी बता सकते हैं। लेकिन उनको बोले ब्रदर बंदे फंसाने हैं तो 2 लाख कमाना, नहीं फंसाने फिर जाके किसी के नीचे 10 घंटे 12 घंटे काम करो और 18,000 रुपये इंजॉय करो। क्या लाइफ है आपकी माशाल्लाह। लेकिन हम घर बैठे 2 घंटे काम करते हैं, स्मार्ट वर्क है हमारा। अगर आपके अंदर नहीं हिम्मत तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिखाने वाले हम में, करने वाले आप हो। हिम्मत है तो आ जाओ। अब ये चीज आप उनको बताएं, ठीक है। ये था हमारा 6 पॉइंट। थकना नहीं आप लोगों ने। अब पॉइंट नंबर 8 है। अब लास्ट, अगर मैं ज्वाइन कर लूं, टीम ना बनी तो। अब ये है अजीब सा क्वेश्चन है कि यार मैं ज्वाइन कर लूं टीम ना बनी तो। ये पहले अगर आपके अंदर नाउमीदी है तो मुझे आप बता दें नाउमीदी का हल क्या होता है। नाउमीदी इंसान कभी कामयाब नहीं होता। अब ये पानी आप लोग पीते हो, पानी पीते हो ना सारे, 71% पानी है। नेस्ले की सप्लाई चेक की है कभी? नेस्ले का इधर सबने पानी पिया ही होगा कभी कभार, कहीं ना कहीं से लेकर, अब खुद नहीं पीते थे। नेस्ले की सप्लाई चेक की है? घर में पानी पड़ा है फिर भी नेस्ले का पानी पीते हो। अगर वो बंदा ये सोचता कि यार मैंने ये नेस्ले का पानी अब बेचना स्टार्ट कर दिया है, दुनिया में 71% पानी है, मेरी तो सप्लाई नहीं होगी, लेकिन वो अरबोपति है कंपनी, अरबों पैसा कमा रहा है वो डेली बेस पे। लेकिन आप लोग ये सोचते हो कि यार काम नहीं होगा। हिम्मत करें, सारा कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे जब आप सिस्टम में आ जाते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहले सिस्टम को आपने जब ज्वाइन कर लिया है, तब आपने इस सिस्टम के तरीके पे काम करना है। अपने जुगाड़ अपने तरीके छोड़ने हैं, जो पहले मैंने सेशन में बताया। हर एक जो सिस्टम है उसका अपना एक प्रोसेस है। डॉक्टरी का अपना प्रोसेस है, आर्मी का अपना एक प्रोसेस है, पुलिस का अपना एक प्रोसेस है, टीचिंग का, यूट्यूबर का अपना एक प्रोसेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का अपना एक प्रोसेस है, अपना एक प्लान है। आपको उसमें ढलना होगा तब आप इसमें कामयाब होंगे। अगर तो आपको लगता है कि मैं जुगाड़ लगाऊंगा, तुक्के छक्के मारूंगा, ऐसा नहीं चलने वाला। यहाँ अगर आपके अपना माइंड यूज करोगे, आप कहेंगे मैं ही समझदार हूँ, नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अपलाइन फॉलो करना होगा। अपलाइन आपको जैसा पता है आप करते जाएं, आप आगे निकलते जाएंगे। इसका अपना एक प्रोसेस है, इस तरह आपको करना होगा, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर ये बंदा सोचता है कि इसमें मैं ज्वाइन हो जाऊं और कामयाबी ना मिलेगी, ऐसा नहीं। मैं इतना बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा स्कूल है जिसके अंदर आप ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपने कभी कॉलेज में नहीं सीखी होगी, कभी आपने स्कूल में नहीं सीखी होंगी। और मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने खुद नहीं सीखी थी। हमें क्या पता, हम टाटो पे बैठ के पड़े हुए, जो बोरे होते थे तब हमारे, हम वहां पे बैठ के पड़े हुए हैं।
पता नहीं था कि हमें खेल कूद के घर आ जाना, कभी पोलियो पिलाने चले गए टीचर, और हमें वो रटा लगाती है। और आजकल भी क्या सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है आपको? आप लोगों को कभी सिखाया गया ही नहीं यार, आप लोगों का माइंड सेट कभी बना ही नहीं है। नौकरी वाला तो आपका माइंड सेट है। अब जब अप्लाई करते हैं ये लड़कियां और लड़के अप्लाई पुलिस में करते हैं, वहां लाइनें लगी होती हैं, जो वहां जो सीट्स होती हैं वो होती 400 है, 10-20 हजार बंदा खड़ा होता है। इनका शुरू से माइंड सेट यही बनाया गया, ना तो पाकिस्तान की आगे कम्युनिटी ग्रो करे, ना आगे जाए। हमेशा से ही डर है, अपने अंदर एक डर इन्होंने बना दिया हुआ है, एक माइंड ही इस तरह बना दिया यार, चल रहा है ना चलने दो, आगे नहीं बढ़ना, हिम्मत नहीं है यार रिस्क लेने में, डरते रहते हैं हमेशा, जैसे कोई मौत पड़ जानी है यार। किसी को ज्वाइन कर लिया, सीख लिया, तो अगर फेल हो गए तो क्या इंसान मर जाता है? नहीं मरता, सीख लेता है। अब इस सिस्टम में अगर को बंदा ज्वाइन हो जाता है, आ जाता है, अगर उसको टीम नहीं बन रही तो क्या उसको फायदा नहीं हुआ? आपको इस सिस्टम के आने से पहले पता ब्रॉडकास्ट कैसे बनती है? आपको पता है कम्युनिटी क्या होती है? आपको पता लोग कैसे करते हैं? आपको पता फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे लोग कर रहे हैं? ग्रुप्स कैसे बनते हैं? ये सारी चीजें कहाँ से सीखी? इसमें आके सीखी? आप कहते हैं मुझे सीखा ही नहीं है। 1800 रुपये में इतना कुछ सीख लिया आप लोगों ने, 16 साल स्कूल पढ़ा। मैं ये कह सकता हूँ जिस बंदे ने एमए किया होगा उस बंदे की 16 साल जिंदगी के लगे हैं अल्लाह के बंदों। 16 साल उसकी जिंदगी का हिस्सा लगा है। उसके बाद उसके घर वालों ने कितना पैसा लगाया होगा? साल का 3 लाख भी करे तो इसको मल्टीप्लाई करें 16 से कितने बनते हैं? 1800 रुपये लगा के ये आप यहाँ सीख रहे हैं, ये आपने 16 साल कॉलेज से और स्कूल से नहीं सीखा होगा। लेकिन हमको आपको यहाँ ये सिखाते हैं कि बिजनेस क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कैसे लाइव बना सकते हो, कैसे कर सब फ्री सिखा रहे हैं। ये मीटिंग जो मैं दे रहा हूँ, मैंने कौन से पैसे आपसे लिए हैं? फ्री सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग फिर भी सीखते नहीं और इसको अप्लाई नहीं करते तो फिर मेरा कसूर नहीं है भाईजान, आपका अपना कसूर है। आप खुद नकम्मे ढीठ है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। ना बाप है, ना तो आपको अपने बहन भाइयों से प्यार है, ना माँ बाप से प्यार है, जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा डंगर बना दिया, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं है कि आपको काम कर सको। डरते हो, भागते हो मेहनत से, पता नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, पहले लोग होते थे सारे दिन दिहाड़ी करते थे, आज मोबाइल पे आप लोग मेहनत नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारों कोई काम मुश्किल नहीं होता, आप कर सकते हो, हर काम पॉसिबल है। टीम बनाना, ये हम कैसे थे? हम जीरो से स्टार्ट किया, सीखा, आज कहाँ पहुंच गया। आप सीखो, यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़ी हुई है, एक देखा आप लोगों ने बैंक ट्रांजैक्शन करनी हो, आपने मोटरसाइकिल का नट कसना हो ना, मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब सर्च करो, मैं गारंटी देता हूं यूट्यूब पे ये भी पड़ा हुआ। लेकिन कभी निकाला है? हर चीज बड़ी फ्री में सीखने के लिए, लेकिन आप लोग खुद ही हिम्मत नहीं करते। तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, हर काम पॉसिबल है। जो इसका प्रोसेस है उसको समझो, जिस तरह ये हम बता रहे हैं वैसे करो, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। कामयाबी अल्लाह देने वाला है, आपके बस में कोशिश करना है, भरोसा अल्लाह पे रखो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी करेगा। लेकिन अगर ये सोचते हो कि कुछ होता नहीं है तो फिर जिंदगी में पड़े रहोगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जिंदगी के अंदर अगर आप इस दुनिया में आ गए और आप मर्द हैं या लड़की हैं, लड़की चलो ठीक है, मर्द की बात कर रहा हूँ, जो मर्द बैठे हैं, अगर आप मर्द हैं, आप इस दुनिया में आ गए हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि मैं काम के बगैर दुनिया गुजार लूंगा, इसमें रह लूंगा, नहीं होगा, लाइफ नहीं गुजरेगी मेरे प्यारो। आप लोगों को एंड ना एंड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर आप नहीं कर रहे, इस टाइम का फायदा नहीं उठा रहे, कल को धक्के खाओगे, फैक्ट्रियों में जलील हो जाओगे, याद करोगे इस वक्त को। क्योंकि हमेशा एक जैसा इंसान नहीं रहता, कंडीशन चेंज होती रहती है, घर की जिम्मेदारियां इंसान पे आ जाती हैं, इंसान को करना पड़ता है। और आपको करना होगा, किसी ना किसी हाल में किसी ना किसी धक्के रेडी लगानी पड़ेगी। कहीं जॉब करोगे, फैक्ट्री में जाओगे, दिहाड़ी करोगे, करना पड़ेगा। ऐसे ही आप नहीं रहोगे। कब तक आपको फ्री में कोई खिलाएगा? अगर माँ बाप जिंदगी उनकी कितनी अल्लाह जिंदगी करे, लेकिन ये है कि हकीकत है, मौत इंसान को तो आती है। जब वो चले जाएंगे, बहन भाई आपके बनेंगे, कब तक वो बनेंगे? वो कहेंगे यार इतना बड़े हो गए, करो काम जाके, करेगा तो फिर क्या करोगे? आपके माइंड है कुछ? अगर तो आपके पास इसके पास बेस्ट प्लान है इसके बगैर, तो फिर आप वो कर सकते हो। अगर तो नहीं है तो मेरे प्यारो फिर खुद से प्यार करो। अगर तुम लोग खुद से प्यार नहीं करोगे तो आपसे कौन प्यार करेगा? सही है। अल्लाह ताला उसी इंसान की लाइफ चेंज करता है, उसी कौम की लाइफ चेंज करता है, उस कौम के ही हर चीज सूटेबल करता है, सही करता है। जो इंसान खुद चाहता है कि मेरी चेंज हो जाए, जो खुद इंसान कोशिश करता है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर अब जादू भी नहीं होगा, ना कोई डायमंड की बारिश हो रही है, ना घर से कोई गोल्ड निकलेगा। इस तरह ही होता रहेगा, इस तरह ही लाइफ गुजर जाएगी और यही पछतावा रह जाएगा, काश मैं कर लेता। 20 साल गुजर जाएंगे, आप यही कहोगे यार काश, काश मैं कर लेता। लेकिन अगर कर लोगे आज तो कल को अफसोस नहीं होगा यार काश मैं कर लेता। तो ये चीज नहीं ना जहन में बिठा ले। बाकी थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट योर पैशन एंड टाइम। आप लोगों ने मेरी इतनी तलख बात सुनी और अच्छी बातें भी सुनी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, दिल लगा के मेहनत करे। बाकी एंड पे आप अपने रिव्यू दे दीजिए, कमेंट्स ओपन कर दें चैट, और ये बंद कर दें रिकॉर्डिंग।